मेरे लिए सबसे बड़ी चीज मेरा आत्मसम्मान है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अब तुम यहां से जा सकते हो। देविका, एक बार मुझे मेरे बच्चे से तो मिलने दो। मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं है। कौन सा बच्चा सचिन? वही बच्चा जिसे तुमने और तुम्हारे बाप ने अपने घर के अंदर तक नहीं घुसने दिया। आज अचानक बच्चे की याद कैसे आ गई? देखो सचिन, चले जाओ यहां से। मेरे बच्चे के सामने और मेरे सामने फिर कभी मत आना। सचिन जब घर जाता है तो घर के सभी आदमी उसे डांटने लगते हैं। इतनी रात को कहाँ गया था सचिन? देविका से माफी मांगने। तुझे शर्म नहीं आई अपनी बीवी से माफी मांगते हुए? घर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? लेकिन चाचा जी, आखिर अपनी ही पत्नी से माफी मांगने में कैसी शर्म? लो जी लो, नवाबजादे पूछ रहे हैं कि कैसी शर्म। अरे मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आता कि देविका तेरी पत्नी है या तू देविका की पत्नी है। जीजा जी, पति पत्नी एक समान होते हैं और माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काश मैंने पहले अपनी पत्नी का साथ दिया होता। आज मैं आखिरी बार आपको समझा रहा हूं कि आप सब भी अपनी पत्नियों से माफी मांग लो। देविका ने तो मुझे माफ नहीं किया, शायद माँ, चाची, भाभी और दीदी ही आप सबको माफ कर दे। सचिन सभी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी ओर सुजाता के हाथ का बना खाना सारे गांव में फेमस हो गया था, तो उसने एक बहुत अच्छा सा होटल खोल दिया। देविका, मैं चाहती हूँ मेरे होटल की सबसे पहली ग्राहक तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपना खुद का होटल खोल पाई हूँ। क्यों नहीं भाभी? लेकिन भाभी, आपको अब अपने होटल में ना सिर्फ इंडियन खाना बनाना है, बल्कि इटालियन, चाइनीज और फ्रेंच खाना भी बनाना होगा। सुजाता सभी औरतों को अपने होटल का खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद कम्मो कहती है, अरे बहू, इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बना सकती। तू तो वो हो गई, क्या कहते हैं उसे? मास्टर शेफ चाची जी। हाँ, मास्टर शेफ। बहू, अब तेरा होटल चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। हाँ बहू, तूने सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अब वीना बेटी, तुझे क्या करना है? अपना बुटीक कब खोलेगी? माँ, कल ही कर देती हूँ। दुकान और सिलाई मशीनों का सारा काम हो गया है और वर्कर भी आ जाएंगे। तो ठीक है, फिर अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। देविका, मैं चाहती हूँ कि मेरी दुकान का इनॉग्रेशन तुम करो। आखिर तुम्हारी वजह से तो मेरा बुटीक खुल रहा है। अगले दिन वीना भी अपना बुटीक खोल लेती है। उसका बुटीक भी चलने लगता है। माँ, आजकल ना कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं। बुटीक में जो वर्कर है वो वर्कर कम पड़ रहे हैं। मुझे और वर्कर की ज़रूरत है। बेटी, गांव में तो तुझे कोई मिलने से रहा। अच्छे वर्कर तो शहर से ही मिलेंगे। हमें भी कुछ लोगों की ज़रूरत है जो हमारे बर्तन शहर ले जाकर बेच सके। देविका बहू, अब तू ही कुछ कर। ठीक है माँ जी, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। वो अखबार में इश्तेहार दे देंगे तो कई वर्कर आ जाएंगे। कम्मो और विमला के बनाए बर्तन भी दूर दूर तक बिकने लगे। सभी औरतें देखते ही देखते बहुत फेमस हो गई। अब देविका ने गांव में अपना स्कूल भी खोल लिया। सभी गांव की लड़कियां स्कूल जाने लगी। एक दिन देविका ने सभी से कहा, माँ जी, मैंने स्कूल तो खोल लिया है और गांव की लगभग सारी लड़कियां भी आ रही हैं, लेकिन कल से आप सब भी आएंगी, गांव की सभी औरतों के साथ। देविका बहू, कैसी बात कर रही है तू? इस उम्र में हम स्कूल जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? माँ जी, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और आप सबको मैंने कितना कुछ तो सिखा दिया है। अगर आप सब स्कूल पढ़ने आएंगी तो इससे गांव की सभी औरतों को हिम्मत मिलेगी। लेकिन बहू, अब हमें पढ़ने की क्या जरूरत? अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। चाची जी, जरूरत है पढ़ने की, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अब देविका लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ गांव की औरतों की शिक्षा पर भी ध्यान देने लगी। कुछ दिन में घर की सभी औरतों के बारे में राज्य के बड़े बड़े मंत्रियों को पता चला और वो सीधा उनके गांव उनसे मिलने पहुंचे। देविका जी, आपकी वजह से पूरे गांव का नाम रोशन हो गया है। जगह जगह आपके घर की सभी औरतों की तारीफ हो रही है। हाँ देविका जी, आप सभी के बारे में सुनकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और आपसे मिलने आ गए। देविका जी,
हम आपको और आपके घर की सभी औरतों को सम्मानित करना चाहते हैं और आपके स्कूल के लिए डोनेशन भी देना चाहते हैं। इस तरह मंत्री और गांव के सभी लोग देविका के साथ साथ उसके घर की सभी औरतों को प्रतीक चिन्ह देकर, फूलों की माला पहनाकर और शॉल देकर सम्मानित करते हैं। इसके अलावा देविका के स्कूल के लिए भी बहुत पैसा देते हैं। जिस पंचायत ने देविका के खिलाफ फैसला सुनाया था, उस पंचायत को अपने फैसले पर आज पछतावा हो रहा था। उधर घर के आदमियों की हालत और भी खराब हो रही है। बापू, चाचा जी, अब सचिन ने आपको समझाया था कि सबसे माफ़ी मांग लेते हैं, तब आपने हमारी बात नहीं सुनी। अब देखिए, सभी का राज्य में कितना नाम हो रहा है। खुद मंत्री जी उनको सम्मानित करने आए हैं। बापू, मोहन और सचिन ठीक कह रहे हैं। हमारी हालत तो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। ना तो हम घर का कोई काम कर पा रहे हैं और ना ही बाहर का। तुम लोग ज़रूरी बात सबसे आखिर में बताते हो। ये बात तुम लोग पहले भी तो बता सकते थे। भैया, हमें सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए और सबको यहाँ बुला कर लाना चाहिए। ठीक है, तुम सब यही चाहते हो तो चलो, आज ही घर की सभी औरतों को घर ले आते हैं। घर के सभी आदमी चल देते हैं सभी औरतों से माफ़ी मांगने के लिए। जैसे ही वो औरतों के पास पहुंचते हैं, सभी हैरान हो जाती हैं। कम्मो, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं, लगता है आज फिर झगड़ा करने आए हैं हमसे। अगर आज कल्याण ने मुझे कुछ बोला तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं भी नहीं छोड़ूंगी मोहन जी को। ना इनका भरता बनाया तो मेरा नाम भी सुजाता नहीं। शांत रहो आप सब, देखने तो दो क्या कहते हैं। सभी आदमी अपनी अपनी पत्नियों से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, कम्मो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम्हारे बिना घर बहुत सुना लगता है विमला, घर चलो। सुजाता, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे हाथ के बने खाने की बहुत याद आती है। तुम मेरे साथ घर चलोगी ना? वीना, वो घर मेरा नहीं तुम्हारा है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़ दो। इसलिए अपने घर चलो और हम सबको माफ़ कर दो। अपने पतियों की इस तरह माफ़ी मांगने से सभी औरतें अपने पतियों को माफ़ करके उनके साथ जाने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन देविका घर आने से मना कर देती है। सभी औरतें उसे समझाती है, देविका बहू, अब घर जाने में क्या दिक्कत है? मांग तो ली सबने माफ़ी। देख तो सचिन भी कितना शर्मिंदा है। हाँ बहू, हमारी लड़ाई तो यही थी कि ये हमसे माफ़ी मांगकर इज्जत के साथ घर ले जाए। अब घर चलने से तेरी शादी बच सकती है। चाची जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब दोबारा से फिर कह रही हूँ, मेरे लिए शादी से बड़ा है आत्मसम्मान। आप लोगों की शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है। इसलिए शायद आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पति ने आपके साथ क्या किया, पर मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि मेरे पति ने मुझे अपने बराबर नहीं समझा और इसलिए मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। देविका, मैं अपने बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तो जिंदगी भर शर्मिंदा रहना। और हाँ, आप सब इनके साथ जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, शादी सिर्फ एक रस्म होती है। इस रस्म में पति और पत्नी बराबर के हिस्सेदार होते हैं, ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा। इसलिए यदि आपका पति आपको सम्मान दे तो बदले में उसे सम्मान दो, नहीं तो वो जैसा करे आप भी वैसा ही करो। देविका सचिन के साथ नहीं जाती है और अपने बेटे के साथ वहीं रहने का फैसला करती है। अब वो न सिर्फ अपने गांव बल्कि हर जगह जाकर महिला शिक्षा और उनके अधिकारों का प्रचार करती है। हमारे प्यारे दर्शकों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि देविका का ये फैसला आपको कैसा लगा और हमारी कहानी सास का घूंघट आपको कैसी लगी। इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने ससुराल में हर गलत बात का विरोध करती तो उसकी वजह से देविका पर उसके ससुराल वाले बहुत अत्याचार करने लगे। एक दिन देविका ने सचिन से कहा, सचिन, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, तुम मुझे आज ही मेरे घर शहर भेज दो, मैं अपने मम्मी पापा के पास रहूंगी। क्यों देविका, तुम शहर क्यों जाना चाहती हो? यहाँ तुम्हें किस बात की परेशानी है? किस बात की परेशानी नहीं है सचिन, तुम्हारे घर के आदमी औरतों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। देखो देविका, तुम्हें यहीं रहना होगा।
तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है, अब मैं तुम्हारा पति हूँ और यही तुम्हारा घर है। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? जब तुम्हारे पिताजी और चाचा जी मुझे एक एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, तब तुम्हें क्यों याद नहीं आता कि जो औरत कमरे में बंद है वो तुम्हारी पत्नी है? जब तुम्हारे जीजाजी और भाई मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देते, तब भी तुम्हें याद नहीं आता कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? देखो देविका, तुम बेकार की बातें मत करो। तुम यहाँ ढंग से रहोगी, सबकी बात मानोगी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इस तरह जानवर की तरह रहना, ढंग से रहना है तो सॉरी सचिन, मैं नहीं रह सकती। मैं आज ही अपने घर जाऊंगी। ये बोलकर देविका अपना सामान पैक कर लेती है और घर से जाने लगती है। सचिन भी उसके पीछे पीछे चलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। जब ये सब जोगिंदर ने देखा तो बोल पड़ा, बहू, यह सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? सचिन, बताओ अपने पिताजी को कि कहाँ जा रही हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने पति का नाम लेते हुए? मैं अपने पति का नाम ले रही हूँ, इसमें आपको क्या परेशानी है? आपका नाम तो नहीं ले रही हूँ ना? देविका, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम पिताजी से? जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से कर रही हूँ बात। इससे अच्छी तरह से मैं तुम्हारे घर के किसी भी आदमी से बात नहीं कर सकती। तीनों की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तभी जोगिंदर कहता है, हमारे घर की औरतें अपने मर्दों का नाम नहीं लेती। तुम्हारे शहर में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बहू, सचिन तुम्हारा पति है, तुम उसका नाम मत लिया करो। तुम अपने पति का नाम लेने की जगह ए जी, ओ जी, सुनो जी कहा करो। पति ना परमेश्वर होता है। तो परमेश्वर का तो हम नाम लेते हैं। क्यों माँ जी, क्या आप अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेती? माँ जी, ये सब इन पुरुषों के बनाए तौर तरीके हैं, औरतों को दबाने के लिए। ये बेशर्म लड़की ऐसा नहीं सुधरेगी। ये हमारे घर की औरतों को भड़का रही है। सचिन, तुम इसे चुप कराओगे या फिर मैं करूं? नहीं नहीं पिताजी, मैं अभी समझा देता हूँ। चलो देविका अंदर, और कितना तमाशा बनाओगी मेरा। सचिन, मैं अंदर नहीं बाहर जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। देविका की बात सुनकर महेंद्र कहता है, भाई साहब, ये लड़की इस घर से और गांव से बाहर ना जानी चाहिए, नहीं तो हमारे घर और गांव की औरतें भी ऐसी ही हरकतें करेंगी। वो भी मर्दों के खिलाफ बगावत करेंगी। और मैं भी देखती हूँ कि मुझे घर से बाहर जाने से कौन रोकता है। बहू, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुम अंदर चलो। इस गांव के मर्दों के अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है। देविका किसी की बात नहीं सुनती और अपना सामान उठाकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी वहां मोहन और कल्याण आते हैं। कल्याण देविका के हाथ में से उसका सूटकेस छीन लेता है और मोहन देविका को जोरदार थप्पड़ मारता है। देविका का सर दीवार में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। देविका, देविका तुम ठीक तो हो? भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? सचिन, तुम जल्दी से देविका भाभी को अंदर कमरे में ले जाओ। मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ। वीना जल्दी से वैद्य जी को लेकर आती है। वैद्य जी थोड़ी देर तक देविका की जांच करते हैं और कहते हैं, मुबारक हो आप सबको, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अभी तो मैं आपको दवाई दे देता हूँ, लेकिन आगे इनके इलाज के लिए आपको दाई अम्मा को बुलाना होगा। ये बात सुनकर घर के सभी लोग खुश होते हैं। देविका को जब होश आता है, उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। वो सबसे कहती है, मैं अपने बच्चे को यहाँ नहीं रख सकती। क्यों बहू, क्या हुआ? अब तुम ये सब बातें मत सोचो, तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं माँ जी, आप नहीं समझ रही। अगर मेरा बेटा हुआ तो इस घर के मर्दों की तरह अहंकारी और औरतों पर जुल्म करने वाला बनेगा, और अगर मेरी बेटी हुई तो वो जानवरों की तरह जुल्म सहने वाली बनेगी, और दोनों ही अनपढ़ रहेंगी। देविका की बात सुनकर घर की सभी औरतों को पहली बार एहसास हुआ कि वो किस अंधकार वाले समाज में जी रही हैं। लेकिन फिर भी घर की सारी औरतें उसे ही समझाती हैं। बहू देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम इस हालत में सफर नहीं कर सकती। हाँ बहू, तुम यहीं रहो, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। देखो ना देविका भाभी, हमें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता, अपना नाम भी नहीं लिख पाते, तो आप मुझे थोड़ा पढ़ा दीजिए ना। देविका, तुम्हारी बातें सुनकर पहली बार हमें एहसास हुआ है कि
कैसे माहौल में हम जी रहे हैं। तुमने हमारे अंदर उम्मीद की नई रोशनी पैदा की है। यहाँ से मत जाओ तुम। देविका ने घर की औरतों की बात सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसने गांव में ही रहने का फैसला लिया। वो अपने घर की औरतों को रोज पढ़ाती, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में, देश के बारे में बताती। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन सुजाता ने सचिन से कहा, सचिन, देविका की तबीयत ठीक नहीं, तुम जल्दी जाकर दाई अम्मा को बुला लाओ ना। भाभी, दाई अम्मा क्या कर लेंगी? आप किसी डॉक्टर को बुला लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देविका, गांव के लोग डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते। दाई अम्मा बरसों से ये काम कर रही है, वो तुम्हें ठीक कर देगी। सचिन, तुम्हारे घर वाले अनपढ़ हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो ना। देख नहीं रहे मेरी हालत क्या हो रही है। तभी तो बोल रहा हूँ, समय बर्बाद मत करो, मैं अभी आता हूँ। सचिन दाई अम्मा को बुलाकर ले आता है। दाई अम्मा घरेलू नुस्खों से देविका का इलाज तो कर देती है। कुछ समय के लिए उसकी हालत भी स्थिर हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। फिर देविका सचिन से कहती है, सचिन, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जा रहे। मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा हेमोग्लोबिन कितना है। दाई अम्मा कर रही है ना तुम्हारा इलाज। लेकिन दाई अम्मा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर देखो तुम मुझे नहीं लेकर गए ना तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अगले दिन देविका की तबीयत दोबारा बिगड़ जाती है और दाई अम्मा के किसी भी नुस्खे से वो ठीक नहीं हो रही थी। देविका ने सारी हिम्मत जुटाई और वो अकेली ही डॉक्टर के पास जाने लगी। उसे देखकर मोहन कहता है, बहू, इस हालत में कहाँ जा रही हो? आप लोगों के भरोसे रही ना तो आप लोग मुझे मार ही डालोगे। डॉक्टर के पास जा रही हूँ मैं। बहू, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। हमारे घर की औरतें मर्दों से इलाज नहीं कराती। हे भगवान, इन जाहिल लोगों को मैं कैसे समझाऊं? डॉक्टर औरतें भी होती हैं। बहू, तो हमें पागल मत बना। हमने तो कभी कोई महिला डॉक्टर नहीं देखी। तू झूठ बोलकर निकलना चाहती है ना? इस गांव की सरहद से आप लोग कभी बाहर नहीं गए ना, इसलिए आप लोगों को नहीं पता कि महिलाएं डॉक्टर के अलावा क्या क्या है। ए लड़की, तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तू ज्यादा हवा में मत उड़। बोला ना एक बार, चल अंदर जा। चाचा जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी। मेरा इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। ये बोलकर देविका घर से निकल रही थी कि तभी जोगिंदर ने उसे कमरे में ले जाकर बेड पर जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से देविका के पेट में चोट लग गई और वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर घर की सारी औरतें देविका को संभालने लगी। देविका, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। देविका भाभी, आप ठीक हो ना? माँ, कुछ करिए ना, भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, कुछ तो करो, कहीं बहू को कुछ हो ना जाए। उधर जोगिंदर मेन गेट पर बड़ा सा ताला लगा देता है और कहता है, आज के बाद इस घर से कोई भी औरत बाहर नहीं निकलेगी। देविका का बच्चा भी इसी घर में होगा, ये जिंदा रहे या मर जाए। जोगिंदर की बात सुनकर सभी औरतें बाहर आती हैं। जब विमला को इस बात का एहसास हो जाता है कि जोगिंदर देविका को डॉक्टर के पास किसी कीमत पर नहीं जाने देगा, तब विमला पहली बार अपना घूंघट उठाकर तेज आवाज में कहती है, मैं भी देखती हूँ देविका को डॉक्टर के पास जाने से कौन रोकता है। आज देविका डॉक्टर के पास जाकर रहेगी। देविका की सास का घूंघट आखिरकार उतर ही गया। घर के आदमियों ने पहली बार विमला का ये रूप देखा था और उसकी तेज आवाज पहली बार सुनी थी। क्या विमला अपनी बहू की जान बचा पाएगी या जोगिंदर अपनी पत्नी की आवाज भी दबा देगा? ये जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि घर की औरतों को आगे क्या कदम उठाना चाहिए।